हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज चैलेंज डे का हमारा 12 आउट ऑफ 30 डेज है। इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि आज चैलेंज डे का 12वां दिन है। टारगेट 95 प्लस प्लस, टारगेट हम लोग का 95 प्लस प्लस ले रहे हैं। अब तक हमने आपके साथ जिस चीज़ों को डिस्कस किया है वह है नाउन का वीडियो डाल दिए हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के साथ ही हम आपको बताए थे टाइम एंड टेंस। फिर टाइम एंड टेंस जस्ट पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन टैग भी डील कर दिए थे, क्वेश्चन टैग। उसके बाद हम आपको साइनोनेम्स का वीडियो डालें। साइनोनेम्स का अलग अलग पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और एक फाइनल लास्ट पार्ट 4 भी डालना है हमको, अभी नहीं डाले हैं, ठीक है। फिर आपको प्रीपोजिशन भी डील कर दिया गया है। प्रीपोजिशन वहाँ से आप प्रीपोजिशन को थ्योरी को आप देख लीजिए। जो भी आपको बातें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर किस प्रकार पोजीशन लिखा जाता है उस चीज़ को हम समझेंगे। और वहाँ अगर समझ लिए हैं तो फिर हम आपको इसके लिए टारगेट वाला जो बुक है उससे हम प्रैक्टिस यहाँ पर लाएंगे PDF के थ्रू, ठीक है। अभी हमारे पास लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ा कम है, इसलिए उस PDF को जब लाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में लाइट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके कारण प्रीपोजिशन का जो टारगेट वाला बुक है उसका पूरा का पूरा करवाएंगे रिवीजन। बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी चीज़ें करवा दिया गया है उसको आप रिवीजन करिए। सिनोनिम्स के और भी एक पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है, चौथा लाएंगे। फिर एंटोनिम भी लाएंगे आपके पास, वो तो बताएं दिए, सिलेबस अपना डिस्कस किए थे कि क्या क्या पढ़ाना है। एक भी चीज़ आपके पास छोड़ा नहीं जाएगा जिससे आपके एग्जाम में नंबर कट जाए। बिल्कुल जो भी चीज़ें जिससे आप नंबर को आप गेन कर सकते हैं एग्जाम में, उस सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वह है वॉइस। कौन सा टॉपिक है जी? वॉइस। वॉइस में जनरली करना कौन चीज़ होता है? एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। अगर कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में रहता है तो उसको पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव में रहता है तो उसको एक्टिव वॉइस में। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। क्या किया जाता है जी? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम। जब हम वॉइस पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डजंट चेंज। ऐसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते वक्त हम इस चीज को बताएं, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डजंट चेंज। अर्थात कहने का मतलब है कि आप सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? मीनिंग। कहने का आपका तरीका बदल सकता है लेकिन कहने का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो मार हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, यही चीज़ों को करना होता है। तो टेंसेज के दौरान हमने जितना भी सेंटेंसेज पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा कि सब्जेक्ट है प्लस V1 है, V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव था। इंट्रोगेटिव में गए तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जितना भी स्ट्रक्चर हमने टेंस के दौरान पढ़ा था सारा का सारा स्ट्रक्चर एक्टिव में था, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है जी? पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आज उसी को लेकर के हम आपके सामने बात करने वाले हैं। इस बात को आप समझे। पहले वॉइस में पढ़ना क्या है? तो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। अगर पैसिव में रहेगा तो एक्टिव में, एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में। सबसे पहले तो पहचानना है कि एक्टिव में है कि पैसिव में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डजंट चेंज। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, केवल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आगे के पेज लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेज अब आपके सामने लिखते हैं और उस चीज़ को देख करके बताना है कि वह एक्टिव है कि पैसिव। जैसे बोल रहे हैं कि सी हैज हेल्प्ड मी। अगला लिख रहे हैं सी हैज बीन हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट, सी रोट ए लेटर। चौथा, सी
हैज बीन रिटन। पांचवा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिखते हैं कि सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई 9 o'clock। चलिए सेंटेंसेज और भी ले जा सकता है, लेकिन चीज़ों को समझते हैं। अब इसमें हम आपसे पूछेंगे कि बताइए एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है, जो पहचान के बताइए। तो कई बार स्टूडेंट्स जब ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का कहना था कि बॉय को देखते हैं तब हम समझ जाते हैं कि वह पैसिव में गया हुआ है। अगर आप इसी के थ्रू पहचान पा रहे हैं तो आपका पहचानने का जो तरीका है वह गलत तरीका है जी। केवल बॉय को देख करके आप पैसिव वॉइस में बता रहे हैं तो ये तरीका आपके पास गलत है। हाँ, आपको कभी कभी लग सकता है कि हाँ ऐसा रहता है, बॉय रहता है पैसिव वॉइस में, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता। इसके चक्कर में आप फंस जाएगा। आपको दुश्मन को मारना है और आपके पास पहचानने का तरीका गलत है कि लाल वाला जो पहन ले रहेगा वही दुश्मन रहेगा। हो सकता है कि अपना व्यक्ति भी लाल वाला रह सकता है। तो आप पहचानने का तरीका बदलिए। रियल में पहचानने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो रियल जो है पहचानने का तरीका वह बाई नहीं है। रियल जो पहचानने का तरीका है वह है क्या जी, वह रियल में पहचानने का तरीका है किसी भी पैसिव वॉइस का कि बी रहेगा और बी के बाद कोई ना कोई थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। भी3 लिख दें इसका मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बी लिख दें इसका मतलब क्या, बी तो अपने आप में बी के साथ भी3 देखने को मिल सकता है। अलग कंडीशन की बी का ही फॉर्म है, इज, आर या एम, बाज या बेयर। उसके बाद अगला तरीका मेरे पास क्या है, बी का ही फॉर्म है। इज किसका फॉर्म है, तो बी का, आर, एम, बाज, बेयर, बीन, क्या जी, बीन या बीइंग। आप इसको ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बी का अपने आप में 8 फॉर्म है। इसके बाद अगर भी3 देखने को मिल जाता है आपको जी, तब आप समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस पैसिव में होगा। किस में होगा, पैसिव में। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सी हैज हेल्प्ड। तो हैज के बाद अगर हेल्प्ड लिखा रहता है ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैज या हैव के बाद भी3 लगता है, तो हैज या हैव के बाद भी3 लग रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। कौन सा वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। ए भी लिख दिया, इसका मतलब एक्टिव वॉइस। सी हैज बीन हेल्प्ड बाय मी। अब यहाँ पर हैज बीन, बीन देख पा रहे हैं, बी का फॉर्म है बीन, यहाँ पर देखिए लिखे हैं। अब बीन के बाद भी3 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इस बार एक्टिव नहीं है, इस बार क्या है जी, पैसिव है। हालांकि बाय भी लिखा हुआ है, बाय के आधार पर आप यहाँ पर पहचान सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। मान लीजिए यहाँ पर इतने लिख देता, सी हैज बीन हेल्प्ड। अब हम नहीं बताना चाहते कि किसके द्वारा हेल्प किया गया है, केवल इतना बताना चाहते हैं कि उसको हेल्प किया गया है। तो क्या लिखेंगे, सी हैज बीन हेल्प्ड, उसको हेल्प किया गया। सी रोट अ लेटर, सी रोट, रोट V2 है। अगर V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये कोजी है जी एक्टिव वॉइस में। सी हैज बीन बिटन। अब फिर देख रहे हैं बिटन, दिख पा रहे होंगे आप, बी का ही फॉर्म है और उसके बाद भी3 है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है। अब वहां देख रहे हैं सी हैज बीन बिटन, उसे पीटा गया है। अब कौन पीटा, जो हम बताइए नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड है, लेकिन यह सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंग्लिश इज स्पोकन, अभी बताएं कि इज, आर, एम, बाज, बेयर, बीन, ये सब जो है बी का ही फॉर्म है। तो इज जो है और उसके बाद स्पीक का स्पोक और स्पोकन भी3 फॉर्म है, तो भी3 फॉर्म है जी। इसका मतलब आप समझ पाए कि यह सेंटेंस एक्टिव में ना होकर के किस में है, पैसिव में है। किस में, पैसिव में है। यह सेंटेंस पैसिव में है। यह वाला सेंटेंस भी किस में था, पैसिव वॉइस में था, ये भी पैसिव वॉइस में। सी विल हैव फिनिश्ड बाय, सी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 9 o'clock। अब यहाँ पर बाय लिखा हुआ है और 9 o'clock लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि बाय देख रहे हैं तो एक्टिव में है कि पैसिव में। तो आप यहाँ पर अगर आप पैसिव सोच रहे हैं कि पैसिव वॉइस है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, गलत। यहाँ पर टाइमिंग के कॉन्टेक्स्ट में बाय का इस्तेमाल किया गया है, ना कि किसी एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जब टाइमिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है तब वहाँ पर जो है बाय जो है, बाय को देख करके आप यह नहीं पहचान सकते हैं कि वह क्या है जी, वह पैसिव में है, बल्कि यह सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। उसी प्रकार और भी सेंटेंसेज आपके सामने लिखा जा सकता है जिसमें बाय रहेगा, जिसको आधार पर आप चाहिएगा कि आगे पहचाने। जैसे आगे सेंटेंस हम आपको सामने लिखते हैं, 7 नंबर सेंटेंस मान लीजिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहाँ लिखे हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए
कि कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव, हाँ पहचानने का मेन तरीका यह है, यह स्टार मारिए कि बी प्लस V3 रहेगा तब पैसिव वॉइस में रहेगा। किस में रहेगा जी? बी प्लस V3 रहेगा तब पैसिव वॉइस होगा। सेंटेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। बी या प्लस V3 देखने को मिल गया, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ओके, और बाकी जो सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है वो एक्टिव में ही होता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं कि जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं आपके सामने, 6 तक लिखे तो 7 नंबर में कि सी वाज गोइंग देयर बाई ट्रेन। सी वाज गोइंग देयर बाई ट्रेन। अब यहाँ पर सेंटेंस में अगर कोई बच्चा अगर ऐसे पहचानता जी बाई को देख करके तो यहाँ पर फंस जाता कि बाई ट्रेन है, तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में होगा। अगर वह पैसिव वॉइस में कह रहा है तो इसका मतलब गलत कह रहा है, एक्टिव वॉइस में यह सेंटेंस है, क्योंकि पहचानने का तरीका यह है, वाज या वेयर, इज या आर के बाद अगर गोइंग के जगह पर गॉन रहता, गॉन V3 फॉर्म में रहता देखने को मिलता, तब यह पैसिव में जा सकता था। लेकिन यहाँ पर तो वाज वेयर के बाद V4 है, तो इसका मतलब कोचिंग है एक्टिव में। तो हमें लगता है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानने में दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर इसमें आपको नहीं है तो हेल्प करेगा आपको बहुत सारा ऑप्शन। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव में रहता पैसिव में या पैसिव रहेगा तो एक्टिव में कैसे करेंगे। तो एक तरफ आप लिख लीजिए एक्टिव वॉइस, क्या लिख लीजिए जी, नहीं तो इस चीज को मिटाते हैं, लिखते हैं एक्टिव वॉइस। एक तरफ आप लिखिए एक्टिव वॉइस और एक तरफ कॉपी पर लिख लीजिए पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। एक तरफ एक्टिव वॉइस और एक तरफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम कर रहे हैं इन शॉर्ट बताएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट में ही बताने चाह रहे हैं कि केवल ट्रिक कैसा बताइए, कौन सा वह तरीका है जिससे एग्जाम में हम बिल्कुल आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ। तो अगर सेंटेंस V1 दिखाई देता है या सेंटेंस में V5 दिखाई देता है तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। अगर टेंस वाला वीडियो नहीं देखें तो फिर से जाकर के, इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जाइए और जा करके देखिए, और देख करके उसके स्ट्रक्चर को अभी भी नहीं याद है तो इट इज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उसको याद कर लीजिए जी। हम बार बार जब स्टार्ट होता है क्लास से उसी वक्त बताते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर अपने आप में इंपॉर्टेंस है, याद कर लीजिए। V1 या V5 दिखते हैं तो आपको पता चल जाना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो इसका हम पैसिव में बनाएंगे इज या आर या एम, और उसके बाद इसको V1 या V5 को किस में बदल देंगे? V3 में। बाकी चीज़ें बताएंगे कि क्या होता है जी। दूसरा नंबर, मान ले जाए कि इसका नेगेटिव हम बनाते हैं, तो नेगेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका बनाएगा तो डू या डज देखने को मिलेगा आपको, और प्लस नॉट देखने को मिलेगा, और उसके बाद V1 देखने को मिलेगा। V1 क्या देखने को मिलेगा जी? V1। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर तीनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर हम बनाएंगे इज या आर या एम प्लस नॉट है तो नॉट, और उसके बाद क्या जी? उसके बाद बीइंग, सॉरी एक मिनट, तो नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे? नॉट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 रहेगा तो इज या आर या एम प्लस नॉट और प्लस यहाँ पर क्या लिख लेंगे? V3 का प्रयोग करेंगे। ओके। तीसरा नंबर, मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव आपको देखने को मिलता है, तो इंट्रोगेटिव में भी सेम ही चीज देखने को मिलेगा, डू या डज देखने को मिलेगा। तो डू या डज अगर देखने को मिलता है तो उस चीज को लिख देना है। ओके, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या इंट्रोगेटिव, तीनों को सेंटेंस के थ्रू लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यानी डू या डज भी रहेगा तो उसको किस में चेंज करना है, इस बात पर फोकस करिए कि डू या डज रहेगा तो पैसिव में जाएंगे तो इज या आर में चेंज होगा जी। नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है इसके बाद, लेकिन V3 लगाना है। V1 या V5 रहेगा तो इज या आर में लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे। अब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आपको मिलेगा इधर, मान लीजिए इधर ही देखने को मिल जाए इज या आर या एम प्लस V4। हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करके ही सेंटेंस को पूरा पहचान जाते हैं कि कौन एक्टिव में है कौन पैसिव में है। ज्यादा इस बात के चक्कर में पढ़ना ही नहीं कि कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले रखना, ऑब्जेक्ट को बाद में रखना। आप इस चीजों को पहले आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम में आपको एकदम जल्दी जल्दी बनाने के लिए बेहतर तरीका। इज या आर या एम प्लस V4 देखने को मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इधर जब आइएगा तो इज या आर अगर आपसे पहले ही देखने को मिलता है तो इधर आपको क्या लगाना है? बी का कोई फॉर्म लगा देना है और वह बी का बीइंग फॉर्म लगा देना है। V4 है तो V4 में, इधर V4 है तो बी का V4 फॉर्म, और उसके बाद V3 लगाना है जी। इस बात को भूलिएगा नहीं कि अगर इज आर एम वाला का लगाना है तो इधर बीइंग लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है। इसी का अगर नेगेटिव करना होता या इंट्रोगेटिव करना होता तब भी उसमें इज या आर या एम आपको देखने को मिलता ही, और उसके बाद नोट रहता था, नोट भी देखने को मिलता, और उसके बाद V4 देखने को मिलता। तो इधर क्या करते जी? इज या आर जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रहे उसको तो लिखना ही लिखना है,
और उसके बाद नॉट है तो नॉट, और उसके बाद बीइंग को छोड़ना नहीं है, नॉट उसके बाद बीइंग और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंसेज को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि V1 या V5 रहेगा तो ईज आ रहा है, V3 में जाएंगे एकदम स्पीड, एकदम प्रैक्टिस करने के बाद आपका माइंड बिल्कुल एकदम क्लिक करने लगेगा कि डू या डैज है तो इसका मतलब ईज आ रहा है के नॉट प्लस V1 के साथ जाएंगे, ईज आ रहा है प्लस V4 है तो ईज आ रहा है प्लस बीइंग प्लस V3 के साथ जाएगा, ईज आ रहा है प्लस नॉट प्लस V4 है तो ईज आ रहा है प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 के साथ जाएंगे। अगर यहाँ तक की बात समझ पाए हैं या फिर नोट डाउन कर चुके हैं तो हम आगे के पेज को लेकर के बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा हैज या हैव प्लस V3 देखने को मिलेगा। ये एक तरफ एक्टिव और एक तरफ क्या जी, एक तरफ एक्टिव है एक तरफ पैसिव, और एक तरफ पैसिव, तो हैज, तो इसको क्या करना है, तो हैज या हैव रहेगा, आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना है, इसमें बीन लगाना है, V3 है तब V3 फॉर्म होता है बीन, और उसके बाद V3 लगाना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है, तभी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा ही हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3। तो इधर क्या हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा हैज या हैव प्लस नॉट, और उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, ज़्यादा मोटा हो गया जी, सॉरी, नॉट प्लस बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कोई जिद पर आ जाए तो उस चीज को बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाते हैं जनरली। कारण क्या है कि उसमें ऑलरेडी बी का फॉर्म देखने को मिलता है, जैसे उसमें हैव या हैज था तब बीन लगा दिया, अब उसमें हैव या हैज भी रहेगा और प्लस बीन भी रहेगा, तो फिर से बीन कहाँ से हम लगाएंगे, तो इसलिए उस चीज को हम सोल्व नहीं करते हैं, या फिर उस चीज को हम एक्टिव से पैसिव के फॉर्मेट में चेंज नहीं करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे आप डायरेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा इंडेफिनिट रहेगा तो V2 रहेगा, इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है तो इसका बना लेना है बाज या वेयर प्लस V3। अब इसका नेगेटिव होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव होगा तो आपको डू या डच के जगह पर यहाँ पर देखने को मिलेगा डिड, और उसके बाद देखने को मिलेगा नॉट, और उसके बाद देखने को मिलेगा V1, ठीक है। तो इधर क्या बनाना है जी, हम तो जानते हैं कि डिड इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बाज या वेयर, और नोट है तो नोट लगाना है, और उसके बाद V3 लगाना है, ओके। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा वाज या वेयर, इधर ही देखने को मिलेगा एक्टिव वाला फॉर्मेट में, और उसके बाद V4 रहेगा, तो इसको पैसिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगी जी, इधर पैसिव में जाएंगे तो होगा वाज या वेयर, वाज या वेयर, ये तो है ही हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस अगर बाज या वेयर के बाद V4 है तो इधर V4 लाने के लिए वेयर के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे, और उसके बाद V3। इस बात को आप ऑब्जर्व करिए कि पैसिव में हमेशा V3 ही रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। बाज या वेयर के साथ नेगेटिव अगर बनाते हैं बाज या वेयर, उसके बाद लिखते हैं नॉट, और उसके बाद V4, तो इसका पैसिव क्या होगा जी, तो बाज या वेयर तो लिखना ही है, उसके बाद नॉट है ना जी, तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद बीइंग लगाइए, बीइंग, और उसके बाद क्या होगा, V3 हो जाएगा, ओके। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा हाइड, क्या देखने को मिलेगा जी, हाइड देखने को मिलेगा, उसके बाद V3 देखने को मिलेगा। अगर हाइड के बाद V3 देखने को मिल रहा है तो इधर हो जाएगा हाइड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। इसका अगर नेगेटिव पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे तो क्या बनेगा जी, हाइड प्लस नॉट होगा, हाइड प्लस नॉट, और उसके बाद V3 होगा। तो इधर जब आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा हाइड, और नोट है तो नोट तो लगाना ही है, उसके बाद बीन लगाना है जी, और उसके बाद क्या होगा V3। तो ये फॉर्मेट था हमारा, क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, लेकिन बनाते नहीं जनरली, जिस फॉर्मेट में हम लोग रहता है उसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाया जा सकता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाया जा सकता है। उन दोनों वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बी का फॉर्मेट, उसमें बी का जो फॉर्म है वह डबल टाइम रिपीट हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट खत्म कर लेंगे, तो आगे वाला पेज यहाँ पर बात को आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं आगे वाला पेज में। आगे वाला पेज पर जाएंगे, सॉरी आगे वाले पेज पर आए, तो प्रेजेंट के बाद फिर कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर के। फ्यूचर में जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा सेल या बिल, सेल या
बिल। सेल या बिल के बाद कौन सा, इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेल बिल तो आपको सिखा ही रहे हैं, साथ में एक चीज़ और बता रहे हैं आपको। इधर एक तरफ एक्टिव, ये एक्टिव की बात करें, एक्टिव में इस प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, और इधर पैसिव, कौन सा फॉर्म, पैसिव में फॉर्मेट देखने को मिलेगा, पैसिव में। सेल या बिल प्लस V1 रहेगा, तो इधर क्या बनाना है जी, इधर बनाना है सेल या बिल है तो सेल या बिल तो रहेगा ही, और उसके बाद हमको बी का कौन फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, अर्थात सेल बिल रहेगा तो सेल बी प्लस V3। और ये सेल बिल्स के साथ ही आप समझ लीजिए कि कोई भी सेल बिल जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब है जी। कौन सा वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। सेल हो, बिल हो, या फिर यहाँ पर कैन रह सकता है, या कुड रह सकता है, या फिर उड रह सकता है, क्या रह सकता है, उड रह सकता है, या फिर शुड रह सकता है, मे रह सकता है, या फिर माइट रह सकता है, क्या रह सकता है, माइट रह सकता है, यहाँ पर मस्ट रह सकता है, यहाँ पर मस्ट रह सकता है, शुड रह सकता है, उड रह सकता है, कैन रह सकता है, कुड रह सकता है, मे रह सकता है, माइट, मस्ट, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें ये मॉडल एक्जुलरी, सेल रह सकता है, बिल रह सकता है, इस प्रकार की चीज़ें अगर मॉडल एक्जुलरी वाला कोई भी बात आपको देखने को मिलता है। टोटल 13 मॉडल एक्जुलरी वर्ब है जो हम करवाए भी हैं, लिखवाए भी हैं वर्ब वाला चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे। मॉडल एक्जुलरी वर्ब कौन है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, माइट है, इस प्रकार की चीज़ें। यूज टू है, नीड है, डेयर है, तो उस चीज़ के बाद भी उसका भी अगर पैसिव वॉइस बनाना रहे तो सेम टू सेम जो रहेगा लिखना है, और उसके बाद बी लगा देना है। क्या लगा देना है जी, बी लगा देना है, उसके बाद V3 बनाएंगे। तो ये हो गया। अगर मान ली इसका नेगेटिव बनाना है, इस चीज़ का अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल या बिल तो देखने को मिलेगा ही, उसके बाद नॉट देखने को मिलेगा, और उसके बाद V1 देखने को मिलेगा। तो इधर भी सेम करना है, इधर भी करना है, सेल या बिल रहेगा तो सेल या बिल हो जाएगा, और उसके बाद अगर नॉट है तो नोट लगा दीजिए, और उसके बाद बी लगाइए, और उसके बाद V3। यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कितने बार कि बी पहले लगा देंगे सेल बिल बी, और उसके बाद नोट लगाते हैं, V3 लगाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, इस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि बी के पहले ही नोट आएगा। कोई भी अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एक्जुलरी वर्ब है जी, तो नोट जो है पहला एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद हो जाएगा, पहला एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद हो जाएगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। बाकी अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा सेल या बिल, और उसके बाद बी देखने को मिलेगा, उसके बाद V4 देखने को मिलेगा। तो इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, इधर जाइएगा तो उधर होगा सेल या बिल, और उसके बाद यहाँ पर बी देख रहे हैं, बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा बी पहले ही देख रहे हैं, बी पहले ही आ रहा है इसमें। अभी बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें बी का फॉर्म डबल टाइम आ जाता है, और इसमें भी बी का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। अब फिर से बी लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बी है अब फिर से बी का कोई फॉर्मेट लिखेंगे तब क्या होने वाला है, गड़बड़। इसीलिए गड़बड़ होने वाला है, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं, इसका नहीं बनाते हैं। किसका नहीं बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं जी, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाते हैं, जो बात समझ में आया आपको, क्योंकि बी का फॉर्म इसमें डबल रिपीट हो जा रहा है। बाकी एग्जाम में आपको वही चीजें बनाने के लिए देगा जो जिसका पैसिव वॉइस बनता है। बाकी और भी डिटेल्स चीजें हैं तो फिर हम आपको, जब आपका बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। लर्न विद ग्लोरियस 2.0 से बेहतर धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो ला करके 30 मिनट अब 25 मिनट का वीडियो ला करके जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है स्टूडेंट का, उन सारे पार्ट को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या जी, सेल या बिल, सेल या बिल, और उसके बाद देखने को मिलेगा हैव, और उसके बाद देखने को मिलेगा V3। एक्टिव में तो पैसिव में इसको क्या करिएगा, तो पैसिव में करिएगा सेल या बिल, सेल या बिल, हैव है तो लिखिए हैव, और हमको बी का V3 चाहिए तो बिन, और उसके बाद V3 चाहिए, बिन के बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, तब वह पैसिव होगा। नेगेटिव रहेगा तब वही बताएं कि नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट कोई भी एक्जुलरी वर्ब मिलता है उसके जस्ट बाद नॉट देखने को मिलेगा, और उसके बाद हैव, और उसके बाद V3 देखने को मिलेगा। तो इधर क्या करना है जी, सेम, सेल या बिल है तो सेल या बिल लिखिए, ठीक है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखिए, उसके बाद हैव है तो हैव लिखिए, एक्स्ट्रा क्या इसमें लगाइए, बिन लगा दीजिए, और उसके बाद V3 लगा दीजिए।
फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो यहां तक ये टेंस पर बेस्ड था जी, टेंस पर बेस्ड और साथ में मॉडल जो आपको बताएं मॉडल बेस्ड, इन सारे चीजों को आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आप इस चीज को एक बार गो थ्रू करिए, अभी वीडियो को रोक करके गो थ्रू करिए और देखिए कि क्या ये चीजें हमको पता है। नहीं पता तो इधर से इधर जाइए, आंख बंद करिए कि इधर सेल या बिल रहेगा और उसके बाद V1 रहेगा, तो उधर पैसे में क्या हो जाना है, तो सेल या बिल प्लस बी, उसके बाद V3 होना है। इधर अगर आपको सेल या बिल प्लस हैव देखने को मिलता है, उसके बाद V3 देखने को मिलता है, तो पैसे में आपको बोलना होगा सेल या बिल प्लस हैव प्लस बिन, उसके बाद V3 देखने को मिलता है। इधर से उधर आंख बंद करके एक बार चीजों को कर लीजिए। एक बार जैसे ही गो थ्रू करिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, तो आपको चीजें जब माइंड में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग करने पर। कौन से क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? तीनों प्रकार के क्वेश्चन, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, इसको हम आज खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब हम लाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है उन सब चीजों को बनाना। तो आगे सेकंड पार्ट भी इसका लाएंगे। तो पार्ट 1 चलिए सेंटेंसेज लिखते हैं। सेंटेंसेज को पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। सेंटेंस को पहचानना ये आपका ड्यूटी है कि सेंटेंस को अगर आप नहीं पहचानते तो इसमें टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको टीचर आपसे इतना एक्सपेक्टेशन जरूर रखता है कि आप सेंटेंसेज को देख करके आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये टेंस में, ये टेंस में V1 है, V2 है, V3 है, V4, इस चीज को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। टेंसेज के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख करके टेंस पहचान पा रहे हैं कि नहीं। सेंटेंसेज में आप नहीं पहचानिएगा तो इसमें टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जी। जैसे हम लिख रहे हैं कि ही इज कटिंग द ट्रीज, पहला एकदम बिल्कुल मिला मिला लिख रहे हैं। दूसरा नेगेटिव, इसका नेगेटिव बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही ले लिए सेंटेंस, कोई बात नहीं। ही इज नॉट कटिंग द ट्रीज, इंट्रोगेटिव एक ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, इज ही कटिंग द ट्रीज। देखिए ये प्रेजेंट कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी लिख करके अभी हम आपको बताएंगे। तीनों का हमको ये एक्टिव है कि पैसिव जी, तो कहीं पर इज या के बाद V4 देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब पैसिव है, ठीक है। तो एक्टिव में बनाना है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने में पहला ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ही इज कटिंग व्हाट। अच्छा सेंटेंस तो एक से एक स्टूडेंट हमारे पास है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही नहीं पता चलता है स्टूडेंट को। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अभी हम जस्ट बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन वर्ड है, एक व्हाट और एक होम। व्हाट से का जवाब और होम का जवाब जो भी वर्ड दे रहा है उसका मतलब उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। व्हाट का जवाब दे रहा है तो कोई ना कोई आपको नॉन लिविंग थिंग होगा जी, नॉन लिविंग थिंग होगा। और अगर होम का जवाब दे रहा है तो कोई ना कोई पर्सन होगा या फिर लिविंग बीइंग होगा, कोई जीवित प्राणी होगा, लिविंग बीइंग होगा, ओके। जैसे ही इज कटिंग व्हाट, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की जगह पर ऑब्जेक्ट लिख लिया कि ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब सामग्री, कोई वस्तु। ही इज कटिंग व्हाट, तो आंसर क्या मिला है, द ट्रीज। तो द ट्रीज जो व्हाट का आंसर दे रहा है, द ट्रीज क्या मिल रहा है, द ट्रीज। तो द ट्रीज इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द ट्रीज लिखेंगे। तो ही के साथ तो इज लगा था, द ट्रीज है तो उसके साथ क्या इज लगेगा, नहीं आर लगेगा जी। तो ये छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना, आर होगा, द ट्रीज आर। अभी बताया था कि इज आर एम वाला रहेगा तो उसको पैसे में किस फॉर्मेट में लेके जाना है, तो बीइंग लगाना है। द ट्रीज आर बीइंग, पेन चेंज कर लेते हैं। द ट्रीज आर बीइंग, कट का V3 क्या होता है, कट ही होता है। द ट्रीज आर बीइंग कट, और काटने वाला है कौन व्यक्ति, तो बाय हिम, फुल स्टॉप। द ट्रीज आर बीइंग कट बाय हिम, हो गया क्लियर। इसमें ही इज नॉट कटिंग द ट्रीज, तो इसका भी ही इज नॉट कटिंग व्हाट, द ट्रीज, तो लिख रहे हैं द ट्रीज आर नॉट बीइंग और कट बाय और उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना लेना, बाय हिम। इज ही कटिंग द ट्रीज, तो फिर यहाँ पर द ट्रीज है, द ट्रीज के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले ही इस्तेमाल करेंगे आर का, और द
ट्रीज, आर दैट ट्रीज, और उसके बाद क्या जी, बीइंग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आर दैट ट्रीज बीइंग कट बाई, कौन है काटने वाले, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल जरूर करना, जैसे यहाँ पर भी बीइंग लिखे हैं, सेकंड सेंटेंस में भी बीइंग लिखे हैं, और नोट के पहले यहाँ पर भी बीइंग लिखे हैं। तो बात समझ में आया? अगर आपको बात समझ में आए तो ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आपको आपके सामने उठा करके रखता है तो आपको बनाना बिल्कुल आसान है। ध्यान किस पर देखना है, तो मेनली हम लोग हेल्पिंग वर्ब और V3 बीइंग, इस पर बातों पर ध्यान रखना है। आगे के सेंटेंसेस आपके सामने लाते हैं, अगला पेज लेते हैं हम। जैसे हम कह रहे हैं कि सी टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज इंग्लिश। अगला इसी का नेगेटिव बनाते हैं और लिखते हैं कि सी डज नॉट टीच इंग्लिश हो जाएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो सी डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, डज सी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, सॉरी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यह सेंटेंस कौन सा टेंस में है? अगर ये सेंटेंस को आप पहचाने में दिक्कत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लापरवाह स्टूडेंट्स हैं, आप केयरलेस स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं। मेहनत थोड़ा सा करिए, मेहनत नहीं करिएगा तो बहुत ज़्यादा आप नहीं पाइएगा जी, ठीक है ना जी। हर आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत करने वाले व्यक्ति से हमेशा जो है, मेहनत करने वाले व्यक्ति को लाइफ में हर कुछ अचीव किया जा सकता है। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपके सामने कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। सी टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज व्हाट, तो इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश। अब बताए थे कि आप V5 देखने को मिल रहा है, टीचेज देखें माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा टीचेज है V5 है, इसका मतलब कहाँ पर क्लिक कर देना आपको माइंड, कि इंग्लिश के साथ, या तो इज या आर के साथ किसी के साथ जाएंगे तो इंग्लिश सिंगल सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। अब V3 लगाएंगे तो टीच का V3, अच्छा ये भी याद रखना, V3 भी याद रखना है। कई बार स्टूडेंट को V3 नहीं याद रहता। इंग्लिश इज टॉट, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, इंग्लिश इज टॉट बाई हर। और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, कई बार बाई सी लिख देता है, या फिर बाई सी ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है आपको, तो बाई सी नहीं बाई हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर कोई नाम लिखा रहता, राम लिखा रहा, तो राम का तो नाउन का तो कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म एक ही जैसा होता है, तो राम लिखा रहता राम ही लिख देते हैं। लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म जो अलग अलग होता है। सी डज नॉट टीच इंग्लिश, तो सी डज नॉट व्हाट, सी डज नॉट टीच व्हाट, तो इंग्लिश, तो लिखे इंग्लिश इज नॉट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी, टॉट, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई हर, इंग्लिश इज नॉट टॉट बाई हर हो जाएगा। डज सी टीच इंग्लिश, तो इसका क्या होगा, तो डज सी टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश के अनुसार तो क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश टॉट बाई हर, इज इंग्लिश टॉट बाई हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 3 सेंटेंस लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 3 सेंटेंस लिए। तीनों को आप जो है बिल्कुल आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करके एक बार मेहनत करिए, या पैड है तो पैड पर ही लिख कर करिए, मेहनत करिए जी, चाहे कॉपी पर लिख करके मेहनत करिए या फिर जो है आप पैड पर लिख करके मेहनत करिए, मेहनत थोड़ा सा करिए, मेहनत करना पड़ेगा। सेंटेंसेस को बनाइए और एक दिन बाहर दम जो है वॉइस पढ़ देने से कुछ नहीं होता है। आप आज वॉइस पढ़ें तो वॉइस का कुछ क्वेश्चन रिवाइज करें, फिर अगले टॉपिक जो पिछला टॉपिक उस चीज़ को रिवीजन करते रहे। रिवीजन करने वाला बच्चा जो है एग्जाम में बेहतर करता है, रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर पीछे रह जाएगा, फिर चीज़ें डॉट में चला जाएगा, लगेगा कि अरे इसको सब पढ़े तो कैसे मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक से बचना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगला नॉन के साथ ले लेते हैं, जैसे राम हैज बिटेन हिम, राम ने उसको पीट दिया हुआ, अब राम की मर्जी है। आगे इसका नेगेटिव बनाते हैं तो लिखेंगे राम हैज नॉट बिटेन हिम, इसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो तीसरा लिखते हैं कि हैज राम बिटेन हिम, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। पहला राम हैज बिटेन हिम, राम हैज बिटेन हुम, अब पर्सन है तो हुम से पूछ रहे हैं प्रश्न। राम हैज बिटेन हुम, किसको पीटा राम जी,
तो हिम को तो लिखेंगे ही, हैज देख लिए तो हैज तो लिखना ही है, और उसके बाद क्या लगाना है इसमें, बीन, हैज बीन बिटेन। इसमें परफेक्ट वाला में सबसे इंपॉर्टेंट या प्लस पॉइंट यह है ना जी कि इसमें V3 आपको ऑलरेडी रहेगा, तो जो रहेगा वही काट कॉपी पेस्ट कर देना है। तो बिन VATEN बिटेन और बाई राम है था राम। अब राम का तो रामा सीता कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि नाउन का हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही फॉर्मेट में होता है। राम हैज नॉट बिटेन हिम, तो ही हैज नॉट बिन, ही हैज नॉट बिन बिटेन, ही हैज नॉट बिन बिटेन बाई राम है तो बाई राम फुल स्टॉप। ठीक है, इसका बनाते हैं हैज राम बिटेन हिम, तो ही के अनुसार भी हैज ही लगने वाला है, तो लिखेंगे हैज ही और उसके बाद क्या जी, बिन, हैज ही बिन बिटेन बाई, कौन है पिटने वाले, राम, तो राम। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हम तीन सेंटेंस लिख करके हर एक टेंस को डील कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को डील किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डील किए, प्रेजेंट परफेक्ट को डील किए। अब हम पास्ट इंडेफिनिट पर लेते हैं। किस पर लेंगे जी, पास्ट इंडेफिनिट पर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पर। जैसे सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर। सेंटेंसेज को पहचानना आपका काम है, केवल सेंटेंसेज को पहचानना आपका काम है। सेंटेंसेज को नहीं पहचान रहे हैं तो दिस इज योर डिफॉल्ट्स, दिस इज योर केयरलेसनेस। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव इसी का बना रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो लिखा डिड सी, अच्छा इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। डिड सी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड सी नॉट राइट अ लेटर। चलिए पेन चेंज करते हैं, फिर बनाते हैं यहाँ से। सी रोट वाट, उसने क्या लिखा था, ए लेटर, तो लिखा ए लेटर। अब V2 है तो किस में चेंज करेंगे, बाज, ए लेटर बाज। उसके बाद राइट का V3 क्या होगा, रिटेन, डबल टी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। ए लेटर वाज रिटेन बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, सी डिड नॉट राइट व्हाट, तो अ लेटर, तो अ लेटर। अब डिड देख रहे हैं तो डिड नहीं लगाना है, बाज या बियर लगाना है। तो ए लेटर वाज नॉट रिटेन, ए लेटर वाज नॉट रिटेन बाई, और उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा जी, हर। ओके, अगला। डिड सी नॉट राइट अ लेटर, डिड सी नॉट राइट व्हाट, तो अ लेटर। तो ए लेटर के अनुसार वाज या बियर पहले लगाएंगे, तो वाज अ लेटर, ER, वाज अ लेटर नॉट, और उसके बाद राइट का भीतरी क्या होगा, रिटेन बाई, वहाँ पर कौन है, सी है तो हर। वाज अ लेटर नॉट रिटेन बाई हर, वाज अ लेटर नॉट रिटेन बाई हर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। आगे वाला पेज लेते हैं। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप? अगर जहाँ पर भी समझने में दिक्कत हो आप पॉज करके वीडियो को रोक करके देखिए कि टीचर कैसे कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आगे तो आगे के पेज के लेते हैं। तो आगे पेज लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे लिख रहे हैं सीता वाज डूइंग समथिंग, ऐसे लिख रहे हैं सीता वाज डूइंग समथिंग। ठीक है, अगला सेंटेंस अगला लेते हैं कि सीता वाज नॉट डूइंग समथिंग, सीता वाज नॉट डूइंग समथिंग। अच्छा, इस सेंटेंस का एक फॉर्मेट ऐसे भी हो सकता है जी, अगर नॉट प्लस समथिंग एक सेंटेंस में रहता है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है सीता वाज डूइंग नथिंग। और एग्जाम में पूछने का चांसेस इससे ज़्यादा है कि ऐसे लिखा है सी वाज नॉट डूइंग नथिंग। तीसरा सेंटेंस कराएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो लिखेंगे वाज सीता डूइंग समथिंग,
वाज सीता डूइंग समथिंग, वाज सीता डूइंग समथिंग, क्वेश्चन मार्क। 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने। पहला, सी वाज डूइंग व्हाट, तो समथिंग, तो समथिंग को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, तो समथिंग और वाज रहेगा तो समथिंग के साथ थिंग, थिंग वाला के साथ सिंगुलर रहेगा, थिंग थिंग समथिंग एनीथिंग नोथिंग, समथिंग एनीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, ठीक है। तो थिंग रहेगा तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो समथिंग वाज, समथिंग वाज, समथिंग वाज, और उसके बाद क्या है, डूइंग है, तो समथिंग वाज डूइंग है, तो V3 बनाने से पहले बी का फॉर्मेट, सी वाज बीइंग डूइंग, और बीइंग का भी, डूइंग का V3 क्या होगा, डन। समथिंग वाज बीइंग डन, कौन करने वाली है, तो सीता, तो वाई सीता, क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप। समथिंग वाज बीइंग डन बाय सीता, अर्थात कुछ सीता के द्वारा किया जा रहा था। सीता वाज नॉट डूइंग समथिंग या सीता वाज डूइंग नथिंग, दोनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस एक ही जैसा बनेगा जी। जैसे सीता वाज डूइंग समथिंग या सीता वाज नॉट डूइंग समथिंग या सीता वाज डूइंग नथिंग, तो सीता वाज डूइंग व्हाट, तो नथिंग। तो अगर हम सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हैं कि नथिंग, नथिंग से शुरू करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे नथिंग, नथिंग वाज बीइंग, नथिंग वाज, पहले तो बीइंग लिखेंगे, नथिंग वाज बीइंग डन, नथिंग वाज बीइंग डन बाई सीता, ऐसे लिख सकते हैं। नथिंग वाज डूइंग, नथिंग वाज बीइंग डन बाई सीता, या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखना है सीता वाज नॉट डूइंग समथिंग, तो ऐसे लिखेंगे समथिंग वाज नॉट, समथिंग वाज नॉट, और उसके बाद लगाएंगे बीइंग, समथिंग वाज नॉट बीइंग डन बाई सीता, अर्थात नॉट लगा देते हैं तो नथिंग है, नथिंग नहीं तो नॉट, दोनों में से एक ही होगा। अगर यहाँ नथिंग पहले लिख दिए हैं तो नॉट की आवश्यकता नहीं है, अगर समथिंग लिखे तो नॉट की आवश्यकता है। ठीक है, बात समझ में आया आपको। आगे, वाज सीता डूइंग समथिंग, तो वाज सीता डूइंग व्हाट, तो समथिंग, तो समथिंग के अनुसार बोलें कि वाज ही लगेगा, तो वाज समथिंग, और उसके बाद क्या होगा जी, बीइंग डन बाई, कौन है, सीता माता, तो लिखें सीता, क्वेश्चन मार्क। ओके, बात समझ में आया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। जैसे पास्ट परफेक्ट के लिए हम कर रहे हैं कि राधा हैड फिनिश्ड द वर्क, राधा हैड फिनिश्ड द वर्क। अगला सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाते हैं कि राधा हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, राधा हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं और लिखते हैं कि हैड राधा फिनिश्ड द वर्क, हैड राधा फिनिश्ड द वर्क। ठीक है जी, हैड राधा फिनिश्ड द वर्क। अब तीनों को बनाते हैं, अभी फॉर्मेट लिखाएंगे कि राधा हैड फिनिश्ड द वर्क, तो हैड वाला पास्ट का परफेक्ट है, तो इसमें तो प्लस पॉइंट यह है कि V3 आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। फिनिश जो देख पा रहे हैं या V3 फॉर्मेट में ही है। कौन सा फॉर्मेट में है जी, V3 फॉर्मेट में ही है। तो राधा हैड फिनिश्ड व्हाट, तो द वर्क, तो लिखें द वर्क, हैड है तो हैड लिखना ही है, हैड बीन, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड है तो फिनिश्ड ही लिखना है V3 बाई राधा रानी हो गया। ठीक है, राधा हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, राधा हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, तो लिखें द वर्क हैड नॉट है तो नॉट, उसके बाद लगाना है विन, और उसके बाद फिनिश्ड है V3 फॉर्मेट में बाई राधा है राधा, तो लिखें राधा, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है हमारे पास कि हैड राधा फिनिश्ड द वर्क, हैड राधा फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ पर द वर्क के अनुसार पहले हम लोग हैड इसमें लिखेंगे हैड द वर्क, और उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाई राधा रानी।
या फिर राधा है तो राधा क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट को भी हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा फ्यूचर पर बात कर लेते हैं। किस पर जी? फ्यूचर पर। फ्यूचर पर सेंटेंस वीडियो को रोक करके लिखना है जी। पहला लिख रहे हैं कि सी विल हेल्प शिवम। सी विल हेल्प शिवम। दूसरा लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि सी विल नॉट हेल्प शिवम। सी विल नॉट हेल्प शिवम। तीसरा लिख रहे हैं कि विल सी हेल्प शिवम। विल सी हेल्प शिवम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपको सेंटेंस पहचाना, इट्स योर मैटर। सेंटेंस को नहीं पहचान पाता है, आई फील रियली सॉरी फॉर यू। अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आई फील रियली सॉरी फॉर यू, आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है जी कि आप इस सेंटेंसेज को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। सी विल हेल्प हुम तो शिवम, वह किसकी मदद करेगी? सी विल हेल्प, वह मदद करेगी तो किसको? तो शिवम को। तो लिखेंगे शिवम। शिवम है तो शिवम, बिल है तो बिल, और बताएं हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर शैल्य बिल हो तो शिवम बिल, और उसके बाद बी लगाना है बिल, और उसके बाद हेल्प का भीतरी क्या होगा? हेल्प्ड। शिवम विल बी हेल्प्ड बाई हर। शिवम विल बी हेल्प्ड बाई हर। सी विल नॉट हेल्प शिवम। सी विल नॉट हेल्प शिवम, तो लिखें शिवम विल नॉट है तो नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, नॉट बी हेल्प्ड बाई हर। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि बिल के बाद नॉट लिखना है। बिल सी हेल्प शिवम, जो शिवम के अनुसार लिखे बिल है तो लिखें बिल शिवम, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद V3 हेल्प्ड बाई कौन है जी? सी, तो हर ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को आप समझ पाएँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर आप समझ पाएँ तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते कि राधा कैन हेल्प तान्या। ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है। या फिर लिखते हैं सिमरन कुड हेल्प नैन्सी। ठीक है, या फिर नेगेटिव बनाता है, एक नेगेटिव लिखते हैं कि सी मस्ट नॉट डू these टाइप्स ऑफ वर्क। ये मॉडल ऑक्सिलरी शैल या बिल की जगह पर कैन, कुड या इस प्रकार की चीजें हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? राधा कैन हेल्प होम तान्या, तो तान्या लिखें तान्या कैन, और उसके बाद क्या लगाना है? बी फॉर्मेट लगाना है, बी, उसके बाद हेल्प्ड है तो हेल्प्ड, और उसके बाद बाई कौन है? राधा, तो बाई राधा फुल स्टॉप। तान्या कैन बी हेल्प्ड बाई राधा। यहाँ पर है सिमरन कुड हेल्प नैन्सी, तो नैन्सी कुड बी हेल्प्ड। नैन्सी कुड बी, कुड है तो कुड लिखें, बी लगा दिए, उसके बाद V3 कर दिए, और बाई सिमरन फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी मस्ट नॉट। अब नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे या इंट्रोगेटिव रहे, कोई डांस केयर नहीं करना है, ज़्यादा मैटर ही नहीं करते। सी मस्ट नॉट डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क। सी मस्ट नॉट डू व्हाट? तो दीज टाइप्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पर मेन बात है ऑब्जेक्ट दीज टाइप्स है कि टाइप्स है? दीज टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ पर सीखने वाला बात है कि यहाँ टाइप्स लिखा हुआ है, यहाँ तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, जो जैसा है उसी फॉर्मेट में रहेगा। मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। दीज टाइप्स ऑफ वर्क, मस्ट है तो मस्ट, और उसके बाद नॉट है ना जी, तो नॉट लिखना है नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद V3 डन। बाई कौन है? तो बाई हर फुल स्टॉप। सी मस्ट नॉट डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क, तो दिस टाइप्स ऑफ वर्क मस्ट नॉट बी डन बाई हर। क्या आप इस बात को समझ में आया कि फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे शैल बिल के साथ बनता है, उसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। दोनों माइंड में याद रखना है, पैसिव से एक्टिव है, इसके जस्ट रिवर्स जाएगा। कुड भी आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि एक्टिव में कुड जाएगा जी।
कैन भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब एक्टिव में आपको केवल कैन ढूंढना है। मस्ट आपको दिखाई दे रहा है, मस्ट के बाद आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप ऑप्शन में केवल मस्ट ढूंढेगा अगर रिवर्स करना हो तब, ठीक है। तो और आगे के सेंटेंस लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो होता नहीं है, ये बताएं फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस लिख रहे हैं कि सी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल फिनिश्ड कर लेगा। नेगेटिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सी विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे जी, इसका विल, अच्छा सी विल नॉट हैव, हाँ ठीक है। तो लिखेंगे विल सी, अगर नेगेटिव भी इसमें मिला देते हैं तो विल सी नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ओके। ये सेंटेंस लिखे, 3 सेंटेंस आपके सामने लिख दिए। इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। चलिए बना लिया आप लोग, आपको टाइम दिया जा रहा है, बनाइए इसको। वीडियो को पॉज करके आप माइंड खुद को लगाने का प्रयास करें, तब आप बेहतर स्टूडेंट बन पाइएगा। चलिए मेरे साथ बनाते हैं। अगर नहीं तो आप एकदम बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट सिंसियर स्टूडेंट तो वीडियो को रोकिए। आप पहले कहिए कि रुकिए भैया या रुकिए सर, अभी पहले हमको लिखने दीजिए। अपने बनाने का प्रयास करें, उसके बाद इसको बनाए। सी विल हैव फिनिश्ड व्हाट, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। पेन चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ये वाला पेन। तो द प्रोजेक्ट है तो द प्रोजेक्ट, और उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल लिखेंगे ही। विल हैव है तो हैव भी लिखेंगे। एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इसमें क्या जी, बीन। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन, उसके बाद कुछ फिनिश्ड करने की बात कर रहा है तो फिनिश्ड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हर है तो हर, फुल स्टॉप। आगे सी विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, सी विल नॉट हैव फिनिश्ड व्हाट, द प्रोजेक्ट, तो लिखेंगे द प्रोजेक्ट विल नॉट है तो नॉट हैव बीन फिनिश्ड है तो फिनिश्ड बाई हर है तो हर लिख रहे हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है कि आप थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं, लेकिन सोना नहीं अभी। बिल सी नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तो लिखें बिल द प्रोजेक्ट नॉट हैव है तो हैव, एक्स्ट्रा बढ़ाना है क्या जी, बीन। विल द प्रोजेक्ट नॉट हैव बीन फिनिश्ड है तो लिखें फिनिश्ड, और कौन है प्रोजेक्ट को समाप्त करने वाली, तो बाई हर है तो बाई हर, फुल स्टॉप के साथ। क्या यह बात आपको समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, या फिर कंटिन्यूअस ही हो, क्या आप इन चीज़ों को बनाने में सक्षम हैं? क्या आप कैपेबल हैं? इन चीज़ों का फॉर्मेट का आप वॉइस बना दीजिएगा। तो हम आपको दे रहे हैं कुछ सेंटेंसेस का HW जो आपको घर से बनाना है। आपको प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको कुछ सेंटेंसेस दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे। HW है जी, HW आपके लिए दिया जा रहा है आज, लिख लीजिए, आपको घर से बना करके लाना है। सी चीटेड मी, नेक्स्ट है आई विल नॉट हेल्प यू, नेक्स्ट है राधा कैन हेल्प मी, चौथा है सी हैड नॉट फिनिश्ड, सी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। पांचवा प्रश्न आपको दिया जा रहा है, आर यू सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, आर यू सॉल्विंग माई प्रॉब्लम
यहाँ तक की चीज़ों को आप रिवाइज करके और इस चीज़ को आप 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज को आप बना करके आप ईमानदारी से जैसे बताएं कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से जो स्ट्रक्चर लिखवाएगा, V1 रहेगा तो उधर इधर आएम, आँख बंद करके इधर से उधर एक बार कर लेना है बिल्कुल, तब आपको वॉइस बनाने में बिल्कुल मजा है। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी हम लाएंगे जिसमें आप कुछ चीज़ें और भी बेहतर जो कंफ्यूजिंग चीज़ है उसको भी सिखाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेज भी सिखाएंगे। तो उसके लिए आप डोंट वरी रहिए, आप कनेक्टेड रहिए, जैसे जैसे कह रहे हैं प्रैक्टिस करिए जी। कल आपको सेक्शन बी के लिए बार बार शिवम बोल रहा था कि कोच जी के भैया इस चीज़ को बताया कौन सा क्वेश्चन बनाना है, आपको सामने प्रेजेंट करके रख दिए। उसी के कहने पर और भी आपके मन में किसी प्रकार के सवाल को लेकर के है तो आप कह रहे हैं कि आप वीडियो के कमेंट्स में लिखिए कि भैया इस चीज़ में दिक्कत है, आपको यहाँ पर करके दिया जाएगा। हम लोग आप ही के लिए स्पेशल मेहनत कर रहे हैं जी, और बाकी कंफर्ट जोन से हम लोग खुद बाहर निकल चुके हैं और आपको भी चाहते हैं कि थोड़ा आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और अभी टाइम है आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर स्थिति तक, बेहतर कंडीशन तक लेने का। आपको अभी बिल्कुल फर्स्ट एकदम बिल्कुल लाना है, एकदम टॉप कर जाना है, एकदम बेहतर सोचना, एकदम हाई थिंकिंग रखिए। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बोले थे कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा सोच जो है एकदम बिल्कुल एकदम हाई होना चाहिए, एकदम नीच लेवल का सोच कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा सोच बिल्कुल हाई है, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, या प्लेन के जगह पर सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंपल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। विचार हम लोग का उच्च रखना है। और इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं एंड। बाकी होमवर्क आपको दे ही दिए हैं। नेक्स्ट डे आप ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, अपने आप के प्रति ईमानदार कह रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट करके लाइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।